हाय गाइस। इंडिया में हर साल हजारों लड़के मर्चेंट नेवी में जाते हैं क्योंकि उनको ये आइडिया बेचा जाता है और बताया जाता है कि ये जो है ये बेस्ट करियर है, इसमें बहुत पैसा मिलता है, इसमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है और बहुत ही तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो रेपुटेबल होती है वगैरह वगैरह। मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इनमें से कितनी बातें जो है वो सच हैं और किस स्केल पे सच हैं और कितनी बातें जो है वो बिल्कुल ही गलत हैं। मैंने 5 साल मर्चेंट नेवी में काम किया है, तो मैं आपको एक-एक चीज़ बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कितनी बातें जो हैं मुझे बताई गई थी जो बिल्कुल ही गलत हैं और कितनी बातें बताई गई थी जो बहुत सही हैं। और इस वीडियो में मैं खतरों के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबको पता है कि आपको समुद्र पे रहना है, तूफ़ान है, तो ये सब जो भी है, मैं खतरों की बात करूँगा ही नहीं। मैं इसको प्योर लॉजिकल और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये सही रास्ता है कि नहीं है। कोई भी प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं होता जो सब किसी के लिए सही होता है और सब किसी के लिए गलत होता है। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकूँ, मैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बता सकूँ ताकि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सको कि क्या ये आपके लिए सही करियर है। सो मैं इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे फ़ोकस करता हूँ जो कि आपको पता है कि ऐसा होता है, मैं बस बताऊँगा कि एक्चुअली में वो कितना होता है। सबसे पहली बात कि द सैलरी इज़ वेरी हाई, कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, व्हिच इज़ टू सर्टेन एक्सटेंट इज़ ट्रू। एक्चुअली में व्हेन यू स्टार्ट आपको अच्छे पैसे मिलते हैं कंपेयर टू अ रेगुलर स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जॉब्स में जहाँ आप स्टार्ट करते हो लो पॉइंट से और ऊपर की तरफ जाते हो, मर्चेंट नेवी में क्वाइट हाई पॉइंट पे आप स्टार्ट करते हो। लेकिन ये ग्राफ का जो ग्रोथ है, वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता है थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ। तो एक सर्टेन स्टेज होता है कि आपने ट्रेनी में जॉइन किया, आफ्टर 10 इयर्स में भी आप कैप्टन, चीफ इंजीनियर जिस भी ट्रेड में आप गए, आप बन गए। अब वो ग्राफ ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होता है लाइफ में, अनलाइक अदर प्रोफेशन। मान लो आप पता नहीं आईटी में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, सेल्स में काम कर रहे हो, वो ग्राफ पूरी ज़िंदगी बढ़ता है अगर आप मेहनत करो। वहीं पे मर्चेंट नेवी में क्या है कि ये ग्राफ जो है, ये एक सर्टेन ऐज के बाद कंसिस्टेंट हो जाता है और जो दूसरे प्रोफेशन वाले लोग हैं, वो आपको ओवरटेक कर जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीलिंग है सैलरी का, वो एक बहुत कम ऐज में हिट हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद आप उस सीलिंग पे ही रह जाते हैं। जबकि दूसरे करियर्स में वो सीलिंग आपकी हिट करती है मे बी इन योर 40s, इन योर 50s, मे बी लेट 50s, बिकॉज़ जैसे टाइम बढ़ता है, आपका पोज़ीशन बढ़ता है, आपका प्रोफ़ाइल बढ़ता है और आपका पैसा बढ़ता है। दूसरी बात जो लोग करते हैं वो ये है कि बहुत छुट्टी मिलती है और बहुत अच्छा आराम करता है आदमी, बहुत पैसा मिलता है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि कोई भी कंपनी आपको एग्ज़ैक्ट ऑन बोर्ड सैलरी जो है वो पूरे 12 महीने नहीं देती है। बहुत सारी 2 तरह का मॉडल है। एक मॉडल ये है कि आपको तभी सैलरी मिलेगी जब आप ऑन बोर्ड हैं, जब आप शिप पे हैं, और जब आप छुट्टी में हैं तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एक दूसरा मॉडल क्या है जिसको ये लोग बेचते हैं एज़ अ राउंड द ईयर वेजेस बोल के। इसमें क्या होता है कि वो आपकी ऑन बोर्ड सैलरी को एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से कि आपको पूरे साल पैसा मिले। लेकिन आप एंड ऑफ द ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में सिर्फ़ ऑन बोर्ड सैलरी मिलती है उससे आप डबल पैसे बनाते हो। बस उनका वो तरीका है आपको सेल करने का कि आपको लीव में भी पैसा मिलता है। मगर उसके अपने नुआंसेस हैं, अपने कंडीशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 महीने काम किया, अब उसके हिसाब से आपको 3 महीने की लीव मिली। अब अगर आप सही टाइम पे अपना नोटिस ऑफ रेडीनेस कंपनी को नहीं देंगे, तो वो आपकी सैलरी में रिडक्शन शुरू कर देते हैं, आपका बोनस कम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये राउंड द ईयर वेजेस जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग, कि आपको टाइम पे वो फ़ोर्स करते हैं जॉइन करने के लिए। सो अगर आप घर बैठ गए किसी काम से, चाहे 2 महीने ज़्यादा छुट्टी ले ली 1 महीने, तो देन वो आपके सारे बेनिफिट्स कम कर देते हैं ताकि वो आपको बेसिकली पेनलाइज़ करते हैं उनका रूल फ़ॉलो नहीं करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कि आपको पूरे महीने सेम सैलरी मिलती है पूरे 12 महीने, ये बिल्कुल सही नहीं है। अनलाइक अदर प्रोफेशन इन इंडिया, मर्चेंट नेवी की सैलरीज़ जो है वो पिछले 10-15 सालों में कुछ ख़ास बढ़ी नहीं है। तो मान लीजिए कि जो आपके सीनियर्स थे जिन्होंने 2000 में शिपिंग जॉइन किया, उन्होंने जिस स्केल पे पैसा कमाया है, आप ऑलमोस्ट 2025 में उसी तरह के स्केल पे हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया की इन्फ्लेशन से, तो सैलरी का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी सब्सटैंशियल नहीं है। यू नो लाइक अगर आप उसको कंपेयर करें सेल्स की सैलरी, मार्केटिंग, आईटी की सैलरी, पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी डिपार्टमेंट में आप कंपेयर करें, सैलरी बढ़ी है ओवरऑल इंडिया की महँगाई के हिसाब से। लेकिन इवन इन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। लेकिन मर्चेंट नेवी में क्या है कि आपका स्केल बहुत ही कम चेंज हुआ है। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2005 में एक जूनियर ऑफ़िसर को, थर्ड ऑफ़िसर को अगर $2500 मिलता था, तो अभी मैक्सिमम वो बढ़ के 2700 हो गया होगा।
डिपेंडिंग ऑन कंपनी। या मैं बहुत स्टैंडर्ड इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई कंपनी का फिगर नहीं दे रहा हूँ मैं। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एकदम एक्सप्लोड हो गया है पिछले 15 सालों में, लेकिन आपकी सैलरी जो है उतनी बढ़ी नहीं है। तो उस सैलरी से जो आप 2005 में कर सकते थे मर्चेंट नेवी की, वो अब आप इस ज़माने में नहीं कर सकते हैं। द तभी आप देखें कि जो पुराने लोग हैं मर्चेंट नेवी के, शिपिंग के, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, रियल एस्टेट है। क्योंकि वो टाइम में इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेज़ कम थे, इनकी सैलरी बहुत थी, इन्होंने खरीदा। अब जो भी लोग हैं, अभी आप सब चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आप उस मर्चेंट नेवी की सैलरी में अब आप वो एसेट नहीं बना सकते जो आप पहले बना रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है, मैंने 5 साल काम किया मर्चेंट नेवी में, जैसे मैंने आपको बताया कि करियर ट्रैप है, ये एक करियर ट्रैप है। अगर आप अर्ली स्टेज में इससे नहीं निकले, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद आप इतना स्पेशलाइज़्ड हो जाते हैं इस फ़ील्ड में कि अब आपको कोई और एम्प्लॉय नहीं करता है। अब अगर आपको जॉब शिफ्ट करना है, तो या तो आप बहुत लो लेवल के जॉब में जाइए बस सर्वाइव करने के लिए, या फिर अगर आपको वो इज़्ज़त चाहिए कि मैं शिप पे कैप्टन था, मैं चीफ इंजीनियर था, मुझे उसी तरह का रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन है शिपिंग कंपनी जॉइन करने का। हाँ, शिपिंग कंपनी में कुछ लोग बहुत ऊँचे पोज़ीशन पे जाते हैं जो सेलिंग वाले हैं, बट उनकी परसेंटेज बहुत छोटी है। तो अगर आप मार्चेंट नेवी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको शिफ्ट करना है, तो आपको अर्ली स्टेज में शिफ्ट करना है, क्योंकि ना आप बाद में जाके एक बड़ी कंपनी एमएनसी जॉइन करके ये नहीं बोल सकते कि मेरा 10 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस है तो मुझे बहुत कुछ आता है। क्योंकि आपने एक ही काम किया है 10 साल तक, आपने कुछ नया नहीं किया, तो आपका वो ग्रोथ हुआ नहीं है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि हाँ, अगर आप बहुत खुश हैं इसमें, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं पूरी लाइफ़, तो फेयर इनफ, गुड फॉर यू। मगर अगर आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपको तो बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे कि अरे पहले कैप्टन बन जाओ फिर छोड़ना, पहले चीफ इंजीनियर बन जाओ फिर छोड़ना। इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो लोग खुद भी नहीं छोड़ पाए हैं कभी। क्योंकि ना बाहर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास मास्टर का लाइसेंस है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। बेस लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप शिपिंग के लोगों के अलावा बाहर में बात करेंगे ना, किसी को पता ही नहीं है कि कैप्टन का लाइसेंस क्या होता है, चीफ इंजीनियर का लाइसेंस क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है उससे। तो ये जो बात है ना कि पहले वो बन जाओ तब छोड़ना, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप चीफ इंजीनियर बन के छोड़ोगे और कल को आप अमेज़न जॉइन करोगे तो अमेज़न आपको ज़्यादा पैसे देगा क्योंकि आप चीफ इंजीनियर थे शिप पे। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। द ओनली थिंग मैटर इज़ आपका स्किल सेट, और जितनी कम उम्र में आप बाहर निकलोगे, उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्च्युनिटी होगी स्किल सेट अपना डेवलप करने की। तो सब द बॉटम लाइन ये है कि आपका जो शिपिंग का एक्सपीरियंस है ना, वो ट्रांसफरेबल नहीं है ईज़िली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। हाँ, कहीं-कहीं पे है, बट उसका एक रेंज है। ऐसा नहीं कि आप कैप्टन बन के 10 साल और शिपिंग छोड़ोगे या चीफ इंजीनियर बन के, तो आपको डायरेक्ट कोई सीईओ, सीएफओ बना देगा किसी कंपनी में। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके एक्सपीरियंस का एक मतलब है, लेकिन आपका शिपिंग का एक्सपीरियंस 10 साल का हो या 20 साल का, इससे प्राइवेट कंपनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस कि आप शिपिंग कंपनी में जॉइन कर रहे हो, जिसमें कि बहुत लिमिटेड ग्रोथ अगेन है। तो ये जो बात है ना कि मास्टर बन के छोड़ूँगा, एक सेलिंग करके चीफ इंजीनियर में छोड़ूँगा, इससे बड़ा इर्रेलेवेंट कोई कोई चीज़ नहीं है, कि इससे ज़्यादा कुछ भी झूठ नहीं है। आप वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं लेके जाएगा कि आपने चीफ इंजीनियर में एक सेलिंग, हाँ, अगर आपको ये है जैसा मैंने बोला कि मुझे शिपिंग कंपनी में ही काम करना है, देन इट हैज़ वैल्यू। मगर अगर आपको उसके बाहर जाना है, बाकी की दुनिया एक्सप्लोर करनी है, तो इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या लाइसेंस है। द ओनली थिंग मैटर कि आपने कितने साल काम किया, क्या सीखा। आप शिपिंग में 5 साल काम करो, चाहे 15 साल काम करो, चाहे 25 साल काम करो, आप एक ही काम करते रहते हो। तो आपका कोई भी नया स्किल सेट डेवलप नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो करियर ग्रोथ है ना शिपिंग में, वो सिर्फ़ आपके स्किल सेट पे बेस्ड नहीं है। जो लोग शिपिंग में काम करते हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि इतना हाई लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है ऑफ़िसेज़ में, शिप पे, कि ना आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉयी हो, अगर आपका रिव्यू, आपका अप्रेज़ल कैप्टन और चीफ इंजीनियर ने आपके अच्छा नहीं दिया है, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो बेसिकली आप काम कितना भी कर लो, और अगर आप कितने भी खराब काम वाले हो और आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं कैप्टन और चीफ इंजीनियर से और आपके सीनियर से, और आपको अच्छा रिव्यू मिलता है, तो फिर आपका रास्ता आसान हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो प्रमोशन है वो आपके एफर्ट पे, वो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क पे नहीं डिपेंड करता ज़्यादा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, वो कितना खुश हैं आपसे। सो बेसिकली आपके कंट्रोल में नहीं है आपका प्रमोशन। मैंने अपने दोस्तों को देखा है सालों तक कंपनी के पीछे चेज़ करते हुए कह रहे हैं मेरा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, मुझे प्रमोट कर दो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बोलते हैं नहीं, तुमको अप्रेज़ल ही नहीं है अच्छा। क्यों? और इन मैनी केसेज़ में, लेट मी टेल यू कि बहुत सारे केसेज़ में कंपनी ऑलरेडी सीनियर्स को इंस्ट्रक्ट कर देती है कि इस शिप पे आपको अप्रेज़ल अच्छा ना मिले, क्योंकि फिर आप उनको प्रेशर ना बनाओ प्रमोशन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो, इंडिया में हर टाइप की जॉब में पॉलिटिक्स होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन ऑन शिप्स। हाँ, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें बहुत मल्टीनेशनल क्रू है, तो ये चीज़ आपकी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें सिर्फ़ इंडियन बॉसेज़ हैं, इंडियन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है। तीसरी बात जो है वो
ये है कि हेल्थ एंड लाइफ़स्टाइल लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। फैक्ट ये है कि ये बहुत ही लो ग्रेड लाइफ़स्टाइल है अगर आप इसको बाकी पढ़े-लिखे लोगों के लाइफ़स्टाइल से कंपेयर करो। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप 5 लाख रुपए कमाते हो महीने के, लेकिन आप डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या खाना है आज। यू नो कोई कितना भी बोले दिस इज़ द हार्ड रियलिटी कि एक मेन्यू डिसाइड होता है, वही खाना बनता है, आपको वही खाना है और ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर-उधर होता है, लोग बहुत ही लो क्वालिटी का खाना खाते हैं, वो पैकेट वाले नूडल्स एंड ऑल। बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आपकी चॉइस नहीं है। इतना पैसा कमाने के बाद भी आपकी कोई चॉइस नहीं है कि आपको अगर आज कुछ और खाने का दिल है, तो वो नहीं हो सकता। आपको वही खाना है। प्लस 90% ऑफ द फूड जो है ना आपका मेन फूड, वो फ्रोज़न होता है। तो आपको आपको आप सोचो कि आप इतने पैसे कमा रहे हो ज़िंदगी में, इतनी मेहनत कर रहे हो और आप खाना भी ढंग का नहीं खा पा रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ कि जिसने भी आपको जहाँ से भी आपने सुना है ना कि 5 स्टार फूड मिलता है और शेफ़ होता है सब, ये सब बकवास बातें हैं। शेफ़ होता है लेकिन वो वही खाना बनाता है जो उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। आपका प्रोविज़न डीप फ्रीज़र में महीनों पड़ा रहता है। उसमें से वो कुछ निकाल के बनाता है और वो बहुत ही अनहेल्दी खाना है। अगर आप पढ़े-लिखे आदमी हो, आप समझ सकते हो, वो बहुत ही अनहेल्दी खाना है। आपको कभी कुछ फ्रेश खाने को नहीं मिलता, आपकी कभी कोई पसंद नहीं चलती। तो ये जो चीज़ है ना, इस पे तो आपको फुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं। उसके बाद जो है ना, नींद की कमी। इट्स अ वेरी फिज़िकली डिमांडिंग जॉब। इट्स मोर फिज़िकली डिमांडिंग देन इट इज़ मेंटली डिमांडिंग। तो आपको ना कभी भी बहुत सारे रूल हैं कि इतना देर रेस्ट आवर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, बट वो प्रैक्टिकली कभी फॉलो नहीं होता और वो फॉलो हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका पोर्ट एंट्री का आने-जाने का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है और आप जब किसी नए पोर्ट में जाते हो, वो रात के 2 बजे भी पहुँच सकते हो, सुबह के 10 बजे भी पहुँच सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपका बहुत इर्रेगुलर ड्यूटी साइकिल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी को ना एक नींद की कमी परमानेंट सी हो जाती है कि आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर वर्किंग कि कभी आप 6 घंटे का ऑन ऑफ वॉच कर रहे हो, कभी 4 घंटे कर रहे हो, अच्छा है। बट नॉर्मली आप एकदम बुरी तरह से टूट जाते हो इस प्रोसेस में कि आपको आप सोने गए थे भी 3 घंटे में किसी ने जगा दिया। तो मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। तो एक सर्टेन ऐज में करने के लिए ठीक हो सकता है, मगर आप इसको पूरी ज़िंदगी करोगे तो इट्स वेरी डेट्रिमेंटल फॉर योर हेल्थ। एक और सबसे बड़ी बात जो लोग कंसिडर नहीं करते हैं कि जब आप जॉइन करते हो ना, आप बहुत यंग एज में होते हो। 20s और अर्ली 30s की जो आपकी एज है ना, वो मैक्सिमम मेहनत करने की एज है अपने ऊपर, जिसमें आप सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आप सीखते हो, स्किल सेट बिल्डअप करते हो। वो टाइम ना आप जब शिपिंग में दे देते हो कि आप 40 साल के हो गए, आपने 22 में जॉइन किया था और 20 में जॉइन किया था। अब आपने अपनी वो प्रोडक्टिव एज जो है ना, वो खत्म कर दी है। और आपने कुछ ख़ास सीखा नहीं है। ट्रस्ट मी, जो काम थर्ड ऑफ़िसर करता है, वही काम चीफ़ ऑफ़िसर भी करता है, थोड़ा-सा ज़्यादा कार्गो का काम। लेकिन उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए आप बोलो कि आपने बहुत कुछ सीखा है। प्लस एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है सी सिकनेस। सी सिकनेस जो है वो कुछ लोगों को नहीं होता है, वेरी गुड, कुछ लोगों को होता है, मुझे हमेशा होता था और लोग बोलते थे कि "अरे! तुम थोड़ा दिन काम करोगे तो ठीक हो जाएगा।" 5 साल में मेरा तो कभी ठीक नहीं हुआ। तो पता नहीं, अगर आपको सी सिकनेस है, मोशन सिकनेस है, अगर आपको गाड़ी में बैठने में चक्कर आते हैं, बस में पीछे बैठने में, तो यू माइट वांट टू रीथिंक योर डिसीजन ऑफ जॉइनिंग बिकॉज़ इट कैन गेट रियली, रियली टफ। चौथी सबसे बड़ी बात है कि योर पर्सनल लाइफ़, कि कैसी रहती है आपकी पर्सनल लाइफ़ जब इसमें आप काम करते हो। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो आप सैक्रिफाइस करते हो ना सारी चीज़ों में, वो यही है, वो आपकी पर्सनल लाइफ़ है। सबसे पहली बात है, यू आर ऑलमोस्ट नेवर होम। आपका ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का बर्थडे है, आपके बच्चे का स्कूल एग्ज़ाम है, कुछ कॉम्पिटिशन है, आपको वहाँ होना है, ऐसा नहीं होता। जब आपकी छुट्टी मैच करेगी, उस टाइम जो चीज़ें घर पे पड़ी, आप बस उसी में इन्वॉल्व होते हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको छुट्टी कस्टमाइज़ करनी है अपने काम के हिसाब से, तो वो आपको अपना फाइनेंशियल लॉस लेना है उसके लिए। आपके पास लोग बोलते हैं बहुत अच्छा घर बना है ये, आप यू विल हैव अ वेरी नाइस हाउस। आपका बहुत अच्छा घर होगा क्योंकि पैसे मिलते हैं, बट आप उसमें बारली रहते हो। क्योंकि साल के 8-9 महीने आप वो मेटल बॉक्स में समुद्र के बीच में रहते हो, एक छोटे से मैट्रेस पे 4 इंच के। अब आप घर अपना कैसा भी बना लो, आपके पास टाइम नहीं है उस घर में रहने का। आप कभी एन्जॉय नहीं करते उस घर को। और सारे लोग जो सेल करते हैं उनका यही सपना होता है कि एक दिन वो अभी वो सेलिंग छोड़ देंगे, उसके बाद वो आराम से घर पे रहेंगे। बट ऐसा टाइम नहीं आता है। बहुत रेयरली 1% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। क्योंकि टाइम के साथ आपकी नीड्स बढ़ती जाती है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है और फिर आप वो डिसीज़न ही नहीं ले पाते कि मैं काम कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे घर पे बैठना है। तो बेसिकली सारी चीज़ जो आप कमाते हो, वो आपको खुद ही कभी एन्जॉय करने का टाइम नहीं मिलता। और जब लोग रिटायरमेंट का वेट करते हैं, जब तक आप रिटायर होते हो, आप अपना घर पे रहने की बात करते हो,
तब तक वो घर आपका वो घर नहीं रह जाता। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके माँ-बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं और वो फैमिली को आपके बिना रहने की आदत हो जाती है। ये मैंने बहुत सारे सीनियर शिपिंग वाले लोगों के साथ देखा है। दे डोंट हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर किड्स क्योंकि किड्स को कभी वो टाइम पे मिले ही नहीं। जब उन किड्स को उनकी ज़रूरत थी तब वो सेलिंग पे थे। तो उन बच्चों को आदत हो गई है, उनके बीवी बच्चों को आदत हो गई है उनके बिना रहने की, हर चीज़ मैनेज करने की। तो अब जब ये लोग घर जाते हैं, तो ये एक फ्रिक्शन का माहौल क्रिएट कर देते हैं क्योंकि इनको लगता है ये अभी भी कैप्टन और चीफ इंजीनियर है घर जाके। तो इनका इन फैमिली को लगता है कि अरे ये आ गए अब सब चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ऐसा बहुत सारे शिपिंग वाले लोगों के घर में होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम जो है ना, आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखते, आप अपने माँ-बाप को टाइम जब उनको ज़रूरत है, आप घर नहीं होते। हाँ, पैसा आपके पास बहुत है, जो बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, बट वो जो आपका पर्सनल अटेंशन है ना, वो फैमिली को कभी नहीं मिलता। उसके बाद मैं बात करूँगा हॉलिडेज़ की कि अरे 6 महीने की छुट्टी मिलती है, 5 महीने की छुट्टी मिलती है। लेट मी ब्रेक इट डाउन। अभी आप एक कंपैरिज़न देखो, अगर आप नॉर्मल जॉब में जाते हो, अगर आप 5 दिन हफ्ते में काम करते हो, तो आपको 2 वीकेंड मिलता है। अगर मान लो कि आप चलो 6 दिन भी काम करते हो, तो आपको 1 वीकेंड मिलता है। महीने में कम से कम 4 वीकेंड मिलता है, जो कि साल में होता है 48 दिन। उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में काम करने में कम से कम 20 से 25 दिन तो एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। तो आप ये मान के चलो कि 48 और अगर आप 25 दिन और लगा लो उसमें, तो अराउंड 70 टू 75 डेज़। अब आप देखो 75 डेज़ जो है वो 2 एंड हाफ मंथ है। अब लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं में 3 महीने छुट्टी मिलती है, 4 महीने छुट्टी मिलती है। तो आप इसको कंपेयर करो 5 डेज़ अ वर्क वीक से एंड 6 डेज़ अ वर्क वीक से। अगर आप 5 डेज़ अ वर्क वीक से कंपेयर करोगे, तो आपका हफ्ते में महीने में 8 दिन ऑफ होता है। तो इट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी गेटिंग 3 मंथ ऑफ लीव जस्ट एज़ अ हॉलिडे एज़ अ वीकेंड। उसके बाद जो आपका अलग से 20-25 दिन की छुट्टी मिलती है वो अलग। अभी आप इसको कंपेयर करो मर्चेंट नेवी में आप कभी कोई वीकेंड नहीं मिलता। जितनी टाइम आप ऑन बोर्ड हो, आपके अराइवल से आपके डिपार्चर, साइन ऑन से साइन ऑफ तक, आपको 1 दिन भी ऑफ नहीं मिलता। हाँ, कभी आपकी ड्यूटी थोड़ा कम स्ट्रेसफुल हो सकती है, कभी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरी ड्यूटी ही नहीं है। स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन द डेक साइड तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। आपका काम कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। तो आप सोचो अगर आप 9 महीने, 8 महीने काम कर रहे हो, उसके बाद आपको 4 महीने छुट्टी मिल रही है, तो एक्चुअली में जो लोग 5 डेज़ अ वीक काम कर रहे हैं, उनसे तो आपको कम ही छुट्टी मिल रही है ना। एट लीस्ट उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड ब्रेक तो मिल रहा है कि वो हर हफ्ते कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप अपना देखो कि आपको जब चाहिए थी, कुछ नहीं मिला। अब अचानक से आपको सारी छुट्टी एक बार मिल गई है, हाँ, ठीक है। आप उसमें एक लंबा वेकेशन ले सकते हैं, आप बता सकते हैं मैं यूरोप गया था, मैंने इतनी लंबी छुट्टी ली, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि वो कौन-सी लॉन्ग टर्म में कौन-सी चीज़ अच्छी है कि आप थोड़ा-थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके दो पूरे साल या आप 10 महीने आपका पता ही नहीं है घर पे, उसके बाद आप जाओ 2 महीने कि मैं घर ही बैठा हूँ। तो ये आपका पर्सनल प्रेफ़रेंस है। आप देख लो कि आपको कौन-सा सूट करता है। ये मिथ जो है कि बहुत छुट्टी मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप इसको 5 डेज़ अ वर्क वीक वाली जॉब से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। क्योंकि 5 डेज़ अ वर्क वीक और 6 डेज़ अ वर्क वीक में आपको एग्ज़ैक्ट सेम सैलरी पूरे साल मिलती है, इवन फॉर द ऑफ हॉलिडेज़ और वीकेंड। शिपिंग में ऐसा नहीं होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। ऑलवेज़ थोड़ा डिफरेंस होता है कि राउंड द ईयर वेजेज़ में एंड ऑन बोर्ड वेजेज़ में। तो अगर आप इसको फाइनेंशियली भी कंपेयर करो और टाइम के हिसाब से भी कंपेयर करो, तो आप दोनों तरफ से देखोगे कि मर्चेंट नेवी की जो सैलरी है और मर्चेंट नेवी की जो लीव है, वो दोनों ही कम है, क्योंकि कंपेयर टू अदर नॉर्मल रेगुलर जॉब्स। अच्छा, एक और चीज़ जो इंडियन ओन्ड मैनेज्ड कंपनीज़ में बहुत ही कॉमन है, मैं इसको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट ट्रैप। जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, आप ऑफिसर्स ग्रेड में आते हो, आपकी सैलरी बढ़ जाती है लेट्स से $3000 $4000। आप क्या करते हो सबसे पहले ना आप पीयर प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में चलो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी होती है, आप एक महँगा घर खरीद लेते हो, अपना बजट बहुत ओवर स्ट्रेच करके क्योंकि बैंक आपको लोन देने को तैयार है, वो देख रहे हैं कि आप अच्छे पैसे कमा रहे हो डॉलर्स में। इसके बाद क्या होता है, आपकी ना वो अर्जेंसी बढ़ जाती है जॉइन करने की और ये मैंने बहुत सीनियर लोगों के साथ देखा है। अगर आप जूनियर हो तो आप छोटी जगह घर खरीदोगे, अगर आप सीनियर हो तो आप साउथ मुंबई में घर खरीद लोगे। वो स्ट्रेस सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड ऑफिसर को लोन देने का जितना स्ट्रेस है, कैप्टन को लोन रीपे बैक करने का उससे कम है। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड ऑफिसर ने 1 करोड़ का घर खरीदा है, तो कैप्टन ने 4 करोड़ का घर खरीदा हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी कंपनी को पता चल जाए कि आपके ऊपर बहुत लोन है, तो ना जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी बातें आपको मॉरली, एथिकली सही नहीं होगी, बट ये बहुत प्रैक्टिकल और फैक्चुअल बातें हैं कि अगर आपकी कंपनी को पता चल जाए कि आपका लोन है और आप परेशान हो इसके लिए, तो फिर वो उसको यूज़ करते हैं आपको जॉइन कराने के लिए, आपका प्रमोशन डिले करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे लड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जॉइन करूँगा बिना प्रमोशन के। तो अगर आपके पास लोन है भी, तो कंपनी को मत बताओ कि आपके पास लोन है।
डोंट लेट देम टेक एडवांटेज। वो आपको कुछ हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपने लोन लिया है, वो आपको पे बैक करना है। तो आपको बताना ही नहीं है। आप उसको अपने अंदर रखो। अगर आप कंपनी को एक्सपोज़ करोगे कि मेरा बहुत लोन है, मैं प्रेशर में हूँ, तो फिर वो आपको यूज़ करेंगे ये बात आपके अगेंस्ट, आपको जॉइन कराने के लिए या आपको प्रमोशन डिले करने के लिए, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, शुरू के सालों में एटलीस्ट 5-6 इयर्स में ना जो लीव है, उसका एक बड़ा हिस्सा कोचिंग क्लासेस करने में, एग्ज़ाम देने में, ट्रेनिंग कोर्सेज़ करने में, इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं शिपिंग में कि आप हर छुट्टी में आओगे ना, हर साल आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और बोलते हैं अपग्रेड करो, अपग्रेड, और कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। आप पूछ लो किसी भी शिपिंग वाले से, हर साल आपको कुछ ना कुछ कोर्स कराते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें आदमी सीखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सीखता है। क्योंकि जो लोग आपको ट्रेन कर रहे होते हैं ना, वो शिपिंग 20 साल पहले छोड़ चुके हैं, तो अब आपको क्या ट्रेन करेंगे वो बढ़ते बन चेंज होते हुए कंडीशंस के बारे में बेसिकली, यू नो? आप जो लोग से आप सीख रहे हो, उन्होंने 20 साल पहले शिपिंग छोड़ा है, तो ऑलरेडी आपका जो नॉलेज है ना, वो अपडेटेड है। उनका किताबों का नॉलेज जो है, वो आपसे ज़्यादा हो सकता है, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज अब आपका ज़्यादा है। आप ज़्यादा चेंज देख रहे हो दुनिया में। तो जो शुरू के 5-7 साल है ना ज़िंदगी के, उसमें आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारी छुट्टी इन कोर्सेज़ में और एग्ज़ाम्स में ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जो पुराने शिपिंग वाले लोगों ने ही खोले हुए हैं। ये पूरी एक लॉबी है, जो इस पे काम करती है, और उनको पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो कोर्स की कीमत, बहुत बेसिक सा कोर्स जिसमें डेढ़ दिन का क्लास, 2 दिन का क्लास होगा, उसके 15-20 हज़ार रुपए आपसे लिए जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना है, क्योंकि कंपनी बोलेगी, "अगर ये कोर्स करके नहीं आओगे, तो अभी जॉइनिंग नहीं होगी।" तो आप फिर जाके इधर-उधर घूमते हो, कोर्स करते हो और अच्छे खासे पैसे अपने बर्बाद करते हो और टाइम भी। अब एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और क्या है, द जॉब मार्केट। अनलाइक अदर प्रोफेशन, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंजीनियरिंग की, आपने बिज़नेस पढ़ा, आपने अकाउंटिंग पढ़ा, फाइनेंस व्हाटएवर आपने पढ़ा, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप आराम से कंपनी को सीवी भेज के, इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हैं, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हुआ है तो। मैरिटाइम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बहुत अच्छे से सेल करते हैं करियर, आप उनको अच्छे खासे पैसे देते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इट इज़ अ नाइटमेयर टू फाइंड अ जॉब। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 4-4 साल धक्के खाए हैं ग्रेजुएशन के बाद अपनी फर्स्ट जॉब लेने के लिए। और क्योंकि ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है शिपिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है, आप एक बार जॉब में चले गए, तो आप चले गए। शिपिंग में क्या है कि आपको पहले एक कंपनी खोजनी है जो आपको ट्रेनीशिप कराए, फिर आप ज़मीन पे आइए, साल डेढ़ साल अपना घर बैठ के एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना लाइसेंस होता है, जॉइनिंग होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो। हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट से, ना किसी से। तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे। बहुत सारे केसेज़ में आप एजेंट्स के पास जाओगे, बहुत सारे एजेंट आपको दे भी देते हैं, बहुत सारे एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं, तो आपकी किस्मत है। बट इट इज़ वेरी हार्ड, आपका कोई लिंक नहीं होता, कि अरे जॉब थी मैं चला गया, जस्ट हो गया। तो क्योंकि हर कंपनी के पास ना बहुत लिमिटेड पोज़ीशन है ट्रेनीशिप का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसी जगह से पढ़ना है जहाँ से आपके हाईएस्ट चांसेज़ हैं प्लेसमेंट के। कुछ और मैटर नहीं करता। एक बार आप शिप पे चले गए ना, अब पीछे वाली चीज़ें मैटर नहीं करती उतना ज़्यादा। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है जॉब खोजना। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अभी आप देखो कि टेक्नोलॉजी कितना फ़ास्ट चेंज कर रही है, तो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस जॉब का? बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी जो है वो बहुत एडवांस लेवल ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन में काम कर रही हैं। बहुत सारा ट्रायल हो चुका है दुनिया में, बहुत सारी शिप्स रन की जा चुकी हैं। इधर फुली ऑटोनोमस, और एक ऑपरेटर ऑफ़िस में बैठा है जो 10 जहाज़ कंट्रोल कर रहा है और 4 जहाज़ कंट्रोल कर रहा है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आगे चल के जॉब्स और इमीडिएटली इसमें कम होती जाएँगी। अभी क्या है कि आईएमओ ने फ्रेमवर्क, अपना एक रूल फिक्स तैयार नहीं किया ऑटोनोमस नेविगेशन का, आईएमओ इस पे काम कर रहा है। जैसे ही आईएमओ ये रूल फिक्स कर देगा, कंपनीज़ जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर देंगी। तो मेबी लाइक अनदर 5 लेट्स से 10 इयर्स, लेकिन 10 इयर्स के बाद जो है, वो आपकी जॉब्स का प्रॉस्पेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो आपको ये भी कंसीडर करना है कि आप ऐसी चीज़ पढ़ें ज़िंदगी में, जो एक लंबे टर्म तक रहेगी दुनिया में। ऐसा नहीं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये नॉलेज जो है ट्रांसफरेबल नहीं है कि आप दूसरी इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो उसका 1000 एप्लीकेशन है, आप कहीं न कहीं कुछ और करके काम खोज सकते हो। लेकिन अगर आप कोर शिपिंग वाले लोग हो, तो आपका बहुत नैरो है फील्ड। आपको बहुत मुश्किल होती है इस एक्सपर्टीज़ को, इस टैलेंट को, स्किल सेट को दूसरी जगह रेप्लिकेट करने में। तो ये बात का ध्यान रखना है कि आज का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है शिपिंग का। मैं जब शिपिंग में काम करता था, तो सब लोग बहुत प्राउडली बोलते थे कि इंडियन लोग का बहुत
डोमिनेंस है, बहुत इंडियन लोगों को प्रेफ़र किया जाता है, ये वो इस देखो, आपको ये बेचा जाता है कि इंडियन लोग बहुत अच्छा काम में हैं, हमको अच्छे से काम करना है, नहीं। एक्चुअली में फैक्ट क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, वो अब इस प्रोफ़ेशन में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ़ इससे बेटर है। इट्स अगर आप कभी किसी नॉर्वेजियन को, स्वीडिश को, यूरोपियन, जर्मन को बोलोगे कि शिपिंग में काम करना और 8 महीने घर नहीं आना है, वो कभी भी नहीं करेगा वो काम। वो शौक से करते हैं ये काम कि चलो एक बार करके देखते हैं, फिर आगे दूसरा काम करेंगे। तो इंडियंस और फिलिपिनोज़ और रशियन और ऑल दोज़ कंट्री, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये वही कंट्रीज़ हैं जो लो टू मिड इनकम ग्रुप हैं। यहीं के लोग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, अपने दिमाग से आप निकाल दो, क्योंकि आप इंडियन हो इसलिए आप प्रेफर्ड हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो शिपिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप तैयार हो काम करने के लिए, इसलिए आप वहाँ हो। क्योंकि आप लंबे आवर्स काम करने को तैयार हो, आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप वो सारा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जो इस जॉब में लगता है, और इसीलिए आप प्रेफ़र किए जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत यूनिक स्किल सेट है जिसके लिए इंडियन लोगों को, बाकी लोगों को जॉब से निकाल के इंडियन लोगों को लिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपके सिचुएशन पे लाइफ़ के डिपेंड करता है आपका डिसीज़न, कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव है, बट मैं आपको बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें लोग आजकल बात करते हैं कि ऐसा है, वैसा है, लोग शो ऑफ करते हैं, रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, ये वो डालते हैं कि आपको दिखाने के लिए वो कितनी चार्मिंग लाइफ़ है। मैं बस आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो कैसी ज़िंदगी है। मैंने 5 साल काम किया, 5 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत टाइम पे अच्छे डिसीज़न लिया, क्योंकि मैं एटलीस्ट उस एज में था कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता था नए स्किल सेट के लिए। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही इकोनॉमिकली लोअर फैमिली से आते हो, जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है एजुकेशन के लिए, तो एक बहुत अच्छा करियर है वैसे लोगों के लिए कि आप जल्दी कम एज में, अगर आप एज़ आई सेड कि आपका प्लेसमेंट हो जाए, तो आप कम एज में एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हो फैमिली को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए नेगेटिव है, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनती हो ज़िंदगी में, आप एम्बिशियस हो, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है ज़िंदगी में। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप जॉइन करो, 2-3 साल काम करो, 5 साल, उसके बाद आप सोचो कि अब आप क्या बेटर कर सकते हो। मगर ये वाले ट्रैप में मत पड़ो कि मैं कैप्टन बन के छोड़ूँगा, मैं चीफ इंजीनियर बन के छोड़ूँगा। और हाँ, बहुत सारे लोग एन्जॉय करते हैं, तो अगर आप एन्जॉय करते हो ये काम, तो फिर तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू। मेरी एडवाइस ये है कि जो टाइम और मेहनत आप इस प्रोफ़ेशन में लगाते हो, अगर उतना टाइम आप किसी भी प्रोफ़ेशन में लगाओगे ना ज़िंदगी में, तो आप बहुत अच्छे बनोगे। क्योंकि ना आप रियलाइज़ नहीं करते हो इनिशियली, आपको लगता है बहुत आसान है। आप जाओ, आप देखो जेएमएमडीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं लाइसेंसिंग का, कितना हाई प्रेशर होता है वो, कितना भीड़ है उसमें, कितना आपको सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि पियून्स भी जो हैं एमएमडी के, वो भी आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप नौकर हो उनके। तो मैं इसको एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत रियलिटी है इंडिया की। आप पूछ लो उन लोगों से जो इसमें काम करते हैं। तो अगर आप 3-4 साल ग्रेजुएशन में, उसके बाद 4-5 साल अपने लाइसेंस और ये सब में लगाने को तैयार हो, अगर ये टाइम आप अपने लाइफ़ का किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में लगाओगे, तो आप इतने ही कामयाब होगे, जितने आप मर्चेंट हो, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हो। क्योंकि दूसरे प्रोफ़ेशन में आपका कैप नहीं है, कि आप कैप्टन बन गए, अब प्रमोशन नहीं होगा, चीफ़ इंजीनियर बन गए, अब प्रमोशन नहीं होगा। तो आप सोचो इस बात को, अगर आप मेहनती हो, अगर आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हो, तो आप एक बार कंसिडर करो अपना डिसीज़न कि क्या आप ज़िंदगी का 5-10 साल यहाँ देना चाहते हो, या 5-10 साल में वो चीज़ें सीखना चाहते हो जिसकी दुनिया को आगे ज़रूरत है, इससे बहुत ज़्यादा। और आप अपने आप उसके आजकल की दुनिया में एवरीथिंग इज़ फ्री, नॉलेज के लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा नॉलेज आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल जाता है। तो आप अपना रिसर्च कर लो, आप देख लो कि कैसे होगा ये। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने सब सुन के भी डिसाइड किया है कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके एजुकेशन लोन अवॉइड करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको जब इंस्टीट्यूट में बात करते हैं, वो उनको आइडिया बेचते हैं कि जैसे ही पास करोगे आपकी 2 लाख सैलरी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको एक ऑफ़िसर की 2-3 $3,000 $2,000 की सैलरी के लिए जॉब शुरू करने के बाद कम से कम 2 ढाई साल लगते हैं। आप अगर डेक में हो तो आप 1 साल की ट्रेनीशिप करोगे, उसके बाद कम से कम 1 से डेढ़ साल आप एग्ज़ाम में लगाओगे। उसके बाद जब आप जॉइन करोगे, तो फिर आपको कुछ दिन वो ट्रेनी में रखेंगे, 3, 4, 6 महीने डिपेंडिंग ऑन कंपनी। तो ना ग्रेजुएशन के कम से कम 3 साढ़े 3 साल के बाद, 3 साल तो कम से कम आपको लगेंगे, वो सैलरी पे पहुँचने में जो आपको इंस्टीट्यूट वाले बेच रहे हैं, जो लाखों में जो बोल रहे हैं कि 2 लाख, 3 लाख जो भी। तो आप प्लीज़ अवॉइड करो एजुकेशन लोन। और दूसरी बात कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप उसमें और टाइम जोड़ लो, जितना टाइम आपको भटकना पड़ेगा एक जॉब के लिए, तो ये सारे टाइम में आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास सलाहियत है कि आप बिना एजुकेशन लोन के पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ गो फॉर इट। मगर आप एजुकेशन लोन का जो रिस्क है, वो मत उठाओ, क्योंकि जो वो आपको बेच रहे हैं आइडिया, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो इंस्टीट्यूट वाले बेच रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।